और अफगानिस्तान से ही बड़ी खबर आ रही है। अफगानिस्तान की राजधानी में धमाका हुआ है, काबुल में धमाका हुआ है। काबुल के रिहायशी इलाके में यह धमाका किया गया है। धमाके पर तालिबान प्रशासन खामोश है क्योंकि बीती रात सीमा पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी, कई लोगों की मौत हुई थी। पाकिस्तान ने सीमा पर एयर स्ट्राइक की थी। क्या पाकिस्तान का ही लिंक काबुल में हुए इस धमाके से भी जुड़ा है? इस पर अफगानिस्तान का ये तालिबान प्रशासन कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन ये धमाका बड़ा था। धमाके के बाद विस्फोट के बाद की तस्वीरें देखिए, कैसे आग लग गई, धुएं का बड़ा गुबार, काला काला धुआं यहां पर आप देख सकते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी में यह धमाका हुआ है और वो भी काबुल के सेंटर में, मध्य इलाके में। तो दुनिया बड़े खतरे में घिर चुकी है। महायुद्ध की आशंका बढ़ गई है क्योंकि 4 मोर्चों पर भीषण युद्ध के आसार। दुनिया में बन गया है टकराव का चतुर्भुज, जिसमें पहला मोर्चा है ईरान अमेरिका। दोनों के बीच होर्मुज को लेकर तनातनी बढ़ती जा रही है। युद्ध विराम टूटने की आशंका है क्योंकि अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने काउंटर अटैक में अरब देशों पर हमले किए। दूसरा मोर्चा रूस यूक्रेन है, जहां यूक्रेन ने लगातार 5वें दिन क्रीमिया को टारगेट किया है, साथ ही रूस के एनर्जी सेक्टर पर हमले किए। अब काला सागर धधकने के आसार बढ़ गए। तीसरा मोर्चा लेबनान इजराइल है। दोनों के बीच 4 दिन की शांति वार्ता में सहमति नहीं बन पाई है, जिससे हालात विध्वंसक हो गए हैं और इजराइल ने शर्त रखी थी कि हिजबुल्लाह हथियार छोड़े तभी वो लेबनान खाली करेगा, लेकिन हिजबुल्लाह ने इसे खारिज कर दिया है। एक और मोर्चा है, चौथा मोर्चा अफगानिस्तान पाकिस्तान का। कराची में आत्मघाती हमले के लिए उसके पीछे टीटीपी का हाथ होने के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हमले किए, जिसमें 35 से ज्यादा लोग मारे गए। अब अफगानिस्तान काउंटर अटैक की तैयारी कर रहा है। तो इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि कमजोर की कूटनीति को ताकतवर हमेशा अपने जूतों तले रौंद देता है। ईरान के मोर्चे की बात करते हैं। ईरान इस हकीकत को भांप चुका है कि अमेरिका भले ही शांति वार्ता कर रहा है, लेकिन यह सिर्फ दिखावा है। ईरान को समझ आ गया है कि कागजी MOU से पेंटागन की नीयत नहीं बदली जा सकती, इसीलिए खाड़ी के मुहाने पर अब शांति का नाटक खत्म हो सकता है। एक तरफ अरब सागर में अमेरिकी फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट है, तो दूसरी तरफ ईरान के सीक्रेट बंकरों में एटमी हथियार बनाने का खेल शुरू हो सकता है। यानी यह सिर्फ एक युद्ध विराम नहीं है, यह अगले महायुद्ध की तैयारी का सीक्रेट प्लान है जो दोनों तरफ से बनाया जा रहा है। पहली वजह है ईरान को हॉर्मुज की तरफ बढ़ते जहाजों पर हमला। दूसरी वजह है अमेरिका का ईरान के द्वीपों पर काउंटर अटैक। तीसरी वजह है ईरान का अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला। चौथी वजह है अरब सागर में अमेरिका का सैन्य तैनाती बढ़ाना। IRGC ने ऐलान कर दिया है, अगर हॉर्मुज पर अमेरिका ने नजर उठाई तो ईरान शांत नहीं रहेगा। हमारी तैयारी है कि हम हॉर्मुज का नियंत्रण नहीं देंगे। नियंत्रण बनाए रखने के लिए मजबूत सुरक्षा तंत्र बनाना हमारी प्राथमिकता है। अमेरिका के मंसूबे को रोकने के लिए ईरान सीक्रेटली परमाणु हथियार बना सकता है। इसके लिए प्लान बना लिया है। हम आपको ईरान की न्यूक्लियर क्लॉक दिखा रहे हैं, जिससे समझिए ईरान कितने वक्त में परमाणु हथियार बना सकता है, जिसके लिए ईरान को यूरेनियम 90% तक संवर्धित करना होगा। इसके लिए 11 दिन 4 घंटे 17 मिनट का वक्त लग सकता है। अभी ईरान के पास करीब 450 किलो HEU यूरेनियम है, जो 60% तक संवर्धित है, जिसे 90% संवर्धित करने के बाद 14 वॉरहेड बनाए जा सकते हैं, जिनकी वॉरहेड यील्ड 18 से 21 किलो टन हो सकती है, यानी हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम जितनी। इन सभी वॉरहेड का असेंबली टाइम 7 महीने हो सकता है, यानी 7 महीने में यह हमले के लिए तैयार किए जा सकते हैं। कुवैत में पहला हमला अल सलेम एयरबेस पर हुआ। उसके बाद दूसरा टारगेट कैंप आरिफ जान को किया। फिर कुवैत सिटी के दक्षिण में मौजूद कैंप ब्यूरिंग पर अटैक हुआ और फिर अमेरिका का ट्रेनिंग और ऑपरेशनल सेंटर अहमद अल जाबेर एयरबेस पर ड्रोन गिरे। इसी तरह बहरीन में सेंट्रल कमांड की 5th फ्लीट मुख्यालय पर हमला हुआ। फिर मनामा के पास शेख ईसा एयरबेस पर हमले किए गए, जबकि इससे आगे नौसैनिक सहायता गतिविधि केंद्र NSA पर हमला हुआ। इससे आगे जुफैर मुहर्रक एयरफील्ड को भी हमले से नुकसान हुआ। अमेरिका के टारगेट पर ईरान के तटीय इलाके हैं, जिसमें पहला टारगेट खर्ग आइलैंड है, जिसे ईरान की आर्थिक जीवन रेखा भी कहा जाता है। यह सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट सेंटर है। यहाँ 90% तेल स्टोरेज यूनिट है। सुरक्षा के लिए एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें हैं, साथ ही IRGC नेवल बंकर बनाए गए। दूसरे टारगेट पर बुशहर सिटी है, जहां न्यूक्लियर प्लांट है। इसके एयरबेस से निगरानी की जाती है।
सुरक्षा के लिए डिफेंस सिस्टम तैनात हैं। तीसरे टारगेट पर बंदर अब्बास पोर्ट है, जिसे ईरान का गेटवे कहा जाता है। यहां नेवल हेडक्वार्टर, होर्मुज कमांड सेंटर, मिसाइल डिपो और ड्रोन लॉन्च पैड मौजूद है। इससे आगे जास्क पर मिसाइल ड्रोन बेस है, जहां ईरान का अंडरग्राउंड कमांड सेंटर और नया खुफिया सैन्य बेस भी है। जबकि पांचवा टारगेट कोनार्क बेस है, जहां नेवल कमांड सेंटर है। सबमरीन फ्लीट बेस है, जिससे हिंद महासागर तक निगरानी रखी जाती है। जबकि सबसे बड़ा रडार सेंटर भी यहीं पर है। लेबनान में जंग रुकवाने की हर कोशिश बेकार हो रही है। हिजबुल्लाह और इजराइल दोनों की तरफ से शांति की कोई कोशिश नहीं हो रही है। इजराइल ने अब लेबनान के गांवों को खाली कराने की नई रणनीति बनाई है। इजराइल अब ऐसे हथियारों को लॉन्च कर रहा है जिससे मामूली धमाके होंगे और आग लगेगी। इजराइल ने अब थर्मल बलून्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। कोशिश है कि दहशत की वजह से लोग गांव खाली कर दें। थर्मल बैलून हवा के साथ दिशा तय करते हैं। बैलून में विस्फोट या गैस भरी जा सकती है। जमीन पर जहां तहां बैलून गिरने से आग लगती है। थर्मल बैलून्स बेहद सस्ते हथियार हैं। इससे बड़े इलाके में तबाही हो सकती है। जंगल और कई इलाकों में आग लग सकती है। इजराइल का मकसद गांव खाली कराना है। इजराइल ने फ्रॉन शहर पर हमला किया। फ्रॉन को पायलट जोन के तौर पर चुना गया था। समझौते के तहत हिजबुल्लाह को इलाका खाली करना था। इजरायली हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,247 हो गई है और 12,195 लोग घायल हुए। और यूक्रेन ने पिछले साल रूस की अर्थव्यवस्था को बेहद कमजोर करने का मिशन शुरू किया था। रूस ने 2025 में तेल संकट की सुनामी को तो संभाल लिया था, लेकिन अब 2026 में हालात फिर बेकाबू होते जा रहे हैं। यूक्रेन के सीरियल अटैक्स ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। रूस में फिर तेल की भारी किल्लत है। पुतिन को तेल और गैस के निर्यात पर रोक लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अभी करीब 20% रिफाइनिंग क्षमता ही कम हुई है। यूक्रेन का मकसद इसे 50% तक ले जाना है। यूक्रेन ने फिर 2 बड़ी रिफाइनरीज को निशाना बनाया है और यह संदेश दे दिया है कि पुतिन का बातचीत की टेबल पर जल्द आना ही रूस को मुसीबत से उबार सकता है। पुतिन ने कहा है कि रूस एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। पुतिन ने कहा है कि रूस की परीक्षा ली जा रही है और उसे एक ऐसी वैश्विक ताकत के तौर पर खत्म करने की कोशिशें हो रही हैं जो हमेशा बुराई के रास्ते में खड़ी रही हैं। रूस ने कुछ समय के लिए पेट्रोल और केरोसिन के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। डीजल के एक्सपोर्ट पर पूरी तरह रोक लगाने पर विचार चल रहा है। घरेलू फ्यूल मार्केट पर नजर रखने के लिए एक खास हेडक्वार्टर बनाया गया है। और 4.5 साल की जंग में रूस अपने कई तेल ठिकाने गंवा चुका है। यूक्रेन के लगातार ड्रोन प्रहार से रूस में तेल के लिए हाहाकार मचा है। सबसे ताजा हमला स्लावियांस्क रिफाइनरी पर हुआ। क्रास्नोदर रूस की इस रिफाइनरी से हर दिन 1 लाख बैरल तेल की सप्लाई हो रही थी। रूस के यारोस्लाव की रिफाइनरी भी यूक्रेनी ड्रोन का निशाना बनी है, जहां 3 लाख बैरल तेल की सप्लाई हर दिन होती थी। रूस में तेल की किल्लत इसीलिए बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों यूक्रेन ने रोस्तोव इलाके में प्रोलेतार्स्की तेल डिपो को निशाना बनाया था। यहां 74 तेल के टैंक जल गए थे। क्रीमिया में कर्च और फियोदोसिया तेल डिपो को यूक्रेन ने निशाना बनाया, जिसकी वजह से रूस का 3 लाख क्यूबिक मीटर तेल नष्ट हो गया। अब ये देखिए, सबसे पहले ऑयल रिज से रूस क्रूड ऑयल निकालता है, जिसके बाद रिफाइनरी में तेल की रिफाइनिंग होती है। फिर तेल डिपो में तेल पहुंचाया जाता है और फिर ये तेल 2 जगहों पर जाता है। पहला हिस्सा घरेलू इस्तेमाल के लिए होता है और तेल का दूसरा हिस्सा निर्यात कर दिया जाता है। अब हमलों के बाद रूस में रिफाइनिंग क्षमता में 20% की कमी आ गई है। हमलों की वजह से प्रतिदिन 14 लाख बैरल तेल की सप्लाई रुक गई है, जिसकी वजह से रूस में पेट्रोल, डीजल और गैस की भारी कमी है। रूसी सेना को भी तेल की सप्लाई नहीं हो पा रही है। मजबूरी में पुतिन ने पेट्रोल और केरोसिन का निर्यात रोकने का फैसला लिया है। अमेरिका ईरान के साथ वार्ता में व्यस्त है। दोनों देशों में जल्द समझौते की उम्मीद है। ईरान से समझौते के बाद अमेरिका रूस से संपर्क करेगा। अमेरिकी प्रतिनिधि मॉस्को आ सकते हैं। तो जेलेंस्की का मिशन क्रीमिया आगे बढ़ रहा है। यूक्रेन ने क्रीमिया के एक और रेलवे ब्रिज पर हमला किया है। ड्रोन के हमले की वजह से ब्रिज ध्वस्त हो गया। क्रीमिया में अब तक 3 रेलवे रूट बंद हो गए। तेल की कमी से बस टैक्सी सेवा पहले से ही बंद है। क्रीमिया में बिजली स्टेशन पर हमले जारी हैं। सेवस्तोपोल इलाके में ड्रोन से हमले किए गए, जिसके बाद कई इलाकों में बिजली सप्लाई बंद हो गई है। अब तक 4 बिजली सब स्टेशन जल चुके हैं। एक थर्मल पावर स्टेशन भी क्षतिग्रस्त है। और रूस यूक्रेन का युद्ध अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां हमलों की गति विनाश की लहर दिखा रही है। तो रणनीतियां इशारा दे रही हैं कि इन हमलों का मकसद कुछ और है।
यूक्रेन ने रूस की आर्थिक रीढ़ पर प्रहार किया, लेकिन रूस ने हमलों को गति बढ़ाने से ज्यादा बड़े हमलों पर फोकस किया। इन हमलों में पुतिन का मकसद भी यूक्रेन की शक्ति और ऊर्जा के स्रोत तबाह करना दिख रहा था, लेकिन सीमा पर रूस की हलचल बता रही है कि यूक्रेनी हमलों के जवाब में हमलों की गति मायने नहीं रखती, बल्कि एक क्षेत्र मायने रखता है जिसे हासिल करने के लिए पुतिन चाल चल चुके हैं। यूक्रेन ने डीप स्ट्राइक ऑपरेशन की गति बढ़ा दी, तो वहीं रूसी फौज के हमलों की रफ्तार घट गई। लंबी दूरी के हमले वाले अपने 40 दिन के अभियान से यूक्रेन ने रूस के दिल पर वार किया। अपनी घातक FP5 फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलों से वोल्गोग्राद के टाइटन बैरिकेडी डिफेंस प्लांट पर हमला किया। ये वो प्लांट है जो रूस की सबसे खतरनाक इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण करता है। इसी प्लांट में यार्स जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों का निर्माण होता है। और मॉस्को पर हुए हमले का बदला लेने के लिए रूस ने कीव, मेलिटोपोल, खार्किव, सूमी और ज़पोरिजिया को निशाना बनाया है। लेकिन ये क्षेत्र पुतिन की रणनीति में न सिर्फ बदला लेने का मोर्चा थे, बल्कि पुतिन इन क्षेत्रों पर हमला करके कुछ परखना चाहते थे। इसलिए कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से सटीक हमले किए गए। जहां किसी ऊर्जा केंद्र को टारगेट बनाने की जगह दारित्सिया फार्मास्यूटिकल को नष्ट किया गया। और इस हमले की कामयाबी से पुतिन को पता चल गया कि कीव का डिफेंस सिस्टम नाकाम किया जा सकता है। यह भी रूस को पता चल गया कि इस समय यूक्रेन पेट्रियट मिसाइल की भारी कमी से जूझ रहा है। यहां तक कि यूक्रेन के एंटी ड्रोन सिस्टम भी नाकाम हो रहे हैं, जो युद्ध की गति बढ़ाने में रूस के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। रणनीति है सूमी और खार्किव को डिफेंसिव बफर जोन बनाना, ताकि बेलगोरोद को यूक्रेनी हमलों से बचाया जा सके। और इस रणनीति का दूसरा पहलू है खार्किव के पूर्व में ओसिकल नदी को पार करना, ताकि पूरे खार्किव को तोप खाने की रेंज में लाया जा सके। यूक्रेनी सेना ने खार्किव के उत्तर में गोजाचा लोपान और जमलियानी यार में रूसी सेना पर भीषण हमला कर दिया, जिसमें रूस का ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स पूरी तरह तबाह हो चुका है। तो वहीं ज़पोरिजिया में M14 और M18 हाईवेज पर रूसी मालवाहक ट्रकों और तेल के टैंकरों को ड्रोन से निशाना बनाया जा रहा है, जिससे रूसी सेना के लिए ग्राउंड ऑपरेशन करना मुश्किल हो गया है। दरअसल पुतिन का मकसद उनके मास्टर प्लान को कामयाब करना है, और प्लान यह है कि यूक्रेनी सीमा के उन सभी हिस्सों में रूसी फौज को तैनात किया जाए जो रूसी सीमा से मिलते हैं। इनमें चेरनीहिव, सूमी, खार्किव मुख्य हैं। इनके अलावा लुहांस्क, डोनेस्क, मारियोपोल, मेलिटोपोल, खरसोन और क्रीमिया में पहले से ही सेना जमी हुई है। इन्हीं क्षेत्रों को मिलाकर पुतिन यूक्रेन के लिए एक ऐसा बफर जोन बनाना चाहते हैं जहां से यूक्रेनी सेना के लिए रूस को टारगेट बनाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस समय इन्हीं क्षेत्रों में यूक्रेन के लॉन्चिंग पैड एक्टिवेट हैं। इसीलिए इन्हीं क्षेत्रों में यूक्रेनी लॉन्चिंग पैड ध्वस्त करने का अभियान जारी है। इन्हीं क्षेत्रों में रूसी सेना लगातार आगे बढ़ती जा रही है, ताकि हमले का खतरा टालने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों को रूसी टैंक और आर्टिलरीज की जद में लाया जा सके। रिपोर्ट यह है कि रूस अब मनोवैज्ञानिक युद्ध भी लड़ रहा है, अपने हथियारों के नुकसान को दबाने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेनी क्षेत्र में रूसी सैनिक और ध्वज के AI वीडियो जारी कर रहा है, जिससे पश्चिमी देशों को भ्रम हो जाए कि यूक्रेन की फ्रंट लाइन ढह चुकी है, जिससे साफ है कि लड़ाई जमीन के लिए नहीं बल्कि अस्तित्व के लिए लड़ी जा रही। यूक्रेन और रूस एक दूसरे का वजूद खत्म करना चाहते हैं। दोनों एक दूसरे की ताकत और ऊर्जा का स्रोत मिटाना चाहते हैं। और पुतिन का परम विनाशकारी ब्लूप्रिंट तैयार है, जिसका मिशन है नेटो का संपूर्ण दहन। परमाणु चेतावनी की बात करने वाले रूस ने अब न्यूक्लियर वॉरशिप को नेटो की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। यह किसी महायुद्ध का रिहर्सल नहीं, बल्कि पुतिन का आर्कटिक चक्रव्यूह है, जिसे तोड़ने के लिए नेटो देशों ने भी तलवारें खींच ली हैं। पोलैंड से लेकर बाल्टिक देशों तक हर देश ने अपने रक्षा बजट को ऐतिहासिक स्तर पर बढ़ा दिया है, और अब यूरोप भी हथियारों के साथ शांति की बात कर रहा है। लेकिन इस महासंग्राम की सबसे कड़वी सच्चाई यह है कि नेटो के देशों के साथ वॉशिंगटन का ट्रंप कार्ड नहीं है। क्या ऐसे में बिना अमेरिका के नेटो रूस के आगे टिक पाएगा? आइए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। आर्कटिक सर्कल के ऊपर स्थित सेवेरोमोर्स्क रूस के नॉर्दर्न फ्लीट का हेडक्वार्टर। यह रूस के सबसे सुरक्षित मिलिट्री बेस में से एक। इस बेस पर रूस की कई न्यूक्लियर हथियार वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों की कमान मौजूद। मॉस्को की समुद्र आधारित न्यूक्लियर सुरक्षा रणनीति को अहम बनाती। आर्कटिक का बर्फ मुक्त गेटवे। आर्कटिक के बेहद ठंडे इलाके में होने के बावजूद गल्फ स्ट्रीम की वजह से पोर्ट पर बर्फ नहीं जमती। इसी वजह से रूसी युद्धपोत आसानी से और तेजी से बेरिंस सागर और नॉर्थ अटलांटिक तक पहुंच सकते हैं।
नाटो के खिलाफ रूस का रक्षा कवच। ये नेवल बेस सीधे तौर पर नाटो के सदस्य देशों नॉर्वे, फिनलैंड के करीब। अगर कभी रूस और नाटो के बीच सीधा टकराव होता है तो अटलांटिक महासागर में नाटो की सप्लाई लाइन को काटने और यूरोप को घेरने की शुरुआत इसी बेस से होगी। ये बेहद अहम रणनीतिक समुद्री चौक पॉइंट, जहां ब्रिटेन ने अपनी नौसैनिक रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए पुराने हो चुके डिस्ट्रॉयर्स को बदलकर उनकी जगह हाइब्रिड कॉमन कॉम्बैट वेसल ला रहा है। ब्रिटेन ने अपने टाइप 83 प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है। इसके बजाय रॉयल नेवी 6 नए कॉमन कॉम्बैट व्हीकल खरीदेगी, जिन्हें हवाई और पानी के नीचे चलने वाले ड्रोन ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये नए जहाज साल 2030 तक ब्रिटेन के जखीरे में शामिल हो जाएंगे। दूसरी तरफ नाटो देश पोलैंड रूस का मुकाबला करने के लिए स्वीडन से स्टेल्थ सबमरीन खरीद रहा है। पोलैंड की नौसेना फिलहाल सोवियत काल की पुरानी हो चुकी किलो क्लास सबमरीन पर निर्भर है। स्वीडन की स्टेल्थ सबमरीन पोलैंड की समुद्री ताकत को कई गुना बढ़ा देगी, क्योंकि दुश्मन का रडार और सोनार सिस्टम स्टेल्थ सबमरीन को पकड़ नहीं सकता। यह सबमरीन 18 दिनों तक समुद्र में छिपकर रह सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक नाटो के पूर्वी हिस्से और बाल्टिक देशों पर मंडराते रूसी हाइब्रिड खतरे को लेकर बड़ी चेतावनी दी गई कि रूस सैन्य उकसावे की कार्रवाई को अंजाम दे सकता है, जिसे देखते हुए नाटो देशों को ऐसे काम करना चाहिए जैसे युद्ध होने वाला हो। यूरोप का पूर्वी छोर इस समय भारी मनोवैज्ञानिक तनाव में, क्योंकि अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ बोल चुके हैं कि यूरोपीय सुरक्षा वॉशिंगटन की प्राथमिकता नहीं रहेगी। साथ ही अमेरिका यूरोप की सुरक्षा में अपनी हिस्सेदारी कम करेगा। इसलिए यूरोप को खुद अपनी रक्षा का खर्च उठाना होगा, क्योंकि एस्टोनिया के प्रधानमंत्री क्रिस्टन मिशेल ने साफ कर दिया है कि यूरोपीय संघ का ऐतिहासिक विचार बिना हथियारों के शांति स्थापित करना था। लेकिन अब यह हथियारों के साथ शांति के एक नए प्रोजेक्ट में बदल रहा है, क्योंकि यूरोप रक्षा के मामले में अब पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर और मजबूत बनना है। एक तरफ दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच करार के लिए वार्ता का अगला दौर शुरू हो सकता है, दूसरी तरफ खुद ईरान के भीतर ही विरोध का बारूद फट गया है। ईरान की सुपर पावर संस्था मजलिस के 60 से अधिक कट्टरपंथी धर्मगुरुओं ने मोर्चा खोल दिया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई समझौते को बचा पाएंगे या मजलिस की जिद के आगे करार होने से पहले ही दम तोड़ देगा। सवाल उठ रहा है कि क्या गरजती मिसाइलों के बीच वार्ता संभव है? क्या हॉर्मुज पर ईरान के पूर्ण नियंत्रण के बीच वार्ता संभव है? क्या अमेरिका ईरान में बढ़ती तनातनी के बीच वार्ता संभव है? क्या ईरान की मजलिस के ऐतराज के बीच वार्ता संभव है? मजलिस ए खोबरेगान ए रहबरी ईरान की सबसे शक्तिशाली संस्था है, जिसमें 88 इस्लामी धर्मगुरु होते हैं, जिनका मुख्य काम सुप्रीम लीडर को चुनना, उनकी निगरानी करना और अक्षम होने पर उन्हें पद से हटाना है। अब मजलिस के 84 में से 60 से अधिक सदस्यों ने एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें अमेरिका के साथ हो रही बातचीत का विरोध किया। सभी ने कहा है यह समझौता नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई द्वारा तय की गई रेड लाइंस का उल्लंघन, जबकि विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि देश की चरमराती अर्थव्यवस्था को बचाने और प्रतिबंध हटवाने के लिए ट्रंप प्रशासन से एमओयू पर डील करना बेहद जरूरी है।